दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में प्रस्तुत है ये एनसीईआरटी आधारित सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जिसमें आज हम बल एवं गति तथा ऊष्मा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। ऑप्शन है आपके जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया या गति। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रतिक्रिया। दोस्तों, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, और इसलिए जब कोई व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करता है तो चट्टान द्वारा भी उसी परिमाण में यानी उसी मात्रा में एक प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स लगाया जाता है, और इसके कारण व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। तो दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया या न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार जो है एक व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक समान गति के साथ एक वस्तु, देखिए, त्वरित नहीं हो सकती, त्वरित हो सकती है, सदैव त्वरित होगी या वेग असमान रहेगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्वरित हो सकती है। दोस्तों, यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग नियत होगा, और एक समान गति के साथ कोई पिंड या वस्तु त्वरित हो सकती है, जिसे एक समान त्वरित गति यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एक समान गति के साथ भी कोई वस्तु त्वरित हो सकती है, जिसको कि एक समान त्वरित गति कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में कौन आभासी बल है। ऑप्शन है अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्री बल या मजबूत परमाणु बल। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपकेंद्री बल। दोस्तों, अपकेंद्री बल एक आभासी बल है, और किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्री बल, जिसको कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, ये एक काल्पनिक या आभासी बल है। और अपकेंद्री बल की दिशा अभिकेंद्री बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स के विपरीत दिशा में होती है। जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सभी अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन के गति का पहला नियम किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। दोस्तों, न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी यथास्थिति में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। यानी जब कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में, और यदि विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास न किया जाए। तो याद रखिएगा, न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए। तो सही उत्तर है साइकिल चालक को वृत्तीय गति में केंद्र की ओर झुकना चाहिए, क्योंकि जब कोई साइकिल चालक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे अपनी स्थिति को संतुलित रखने के लिए अभिकेंद्री बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स की आवश्यकता होती है, और ये अभिकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए साइकिल चालक को केंद्र की ओर झुकना पड़ता है। तो याद रखिएगा, साइकिल चालक को वृत्तीय गति में केंद्र की ओर झुकना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृत्तीय गति पर पथशील जो है वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है किसका। तो सही उत्तर है दोस्तों, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गतिशील हो तो वो एक समान गति और चर वेग का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन कहा जाता है, और वृत्तीय गति में गतिशील वस्तु की दिशा सदैव बदलती रहती है, और वह वस्तु किसी निश्चित और स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर रहती है।
यदि वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की जो दिशा है वो प्रत्येक बिंदु पर बदलती जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है कोणीय संवेग, द्रव्यमान ऊर्जा या फिर रेखीय संवेग संरक्षण। तो सही उत्तर है, याद रखिएगा दोस्तों, रॉकेट जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों ये सिद्धांत न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है, जिसमें ये कहा जाता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत किंतु विपरीत दिशा में जो है प्रतिक्रिया होती है, समान प्रतिक्रिया होती है। एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरी वस्तु में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। इस कारण नीचे की ओर गतिशील गैस रॉकेट को ऊपर की दिशा में धक्का देती है और रॉकेट से निकलने वाली गैसों के कारण रॉकेट का द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है, जिससे रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक वेग और त्वरण मिलता है। तो याद रखिएगा, रॉकेट दोस्तों ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? तो याद रखिएगा, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल नाव के भार के बराबर होगा। तो दोस्तों एक नाव या कोई वस्तु किसी तरल में तैरती है तो उस पर उस तरल द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है जिसको कि उत्प्लावन बल कहा जाता है। दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। और यदि कोई वस्तु तैर रही है तो इसका अर्थ है कि वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल का भार वस्तु के भार के बराबर है। तो याद रखिएगा, कोई नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल नाव के भार के बराबर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी मूल आधारी बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल या नाभिकीय बल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों प्रकृति में 4 मौलिक अथवा संपर्क बल पाए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर लेकिन अनंत परास वाला होता है। दुर्बल नाभिकीय बल दूसरा सबसे कमजोर बल किंतु कम परास वाला होता है। विद्युत चुंबकीय बल ये शक्तिशाली बल लेकिन अनंत परास वाला होता है। और दोस्तों प्रबल नाभिकीय बल ये सर्वाधिक शक्तिशाली बल लेकिन कम परास वाला होता है। तो याद रखिएगा, सभी मूल आधारी बलों में सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने के लिए 1 सेकंड लगाती है तो इसका औसत वेग क्या होगा? तो सही उत्तर है, वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग 0 होगा, क्योंकि वृत्तीय गति में औसत वेग एक वस्तु द्वारा एक चरण पूर्ण करने के लिए 0 होगा। वृत्तीय गति में दोस्तों विस्थापन 0 होता है, इसी कारण औसत वेग 0 होगा। अगला प्रश्न है, प्रक्षेप या प्रोजेक्टाइल का पथ कहलाता है क्या? तो सही उत्तर है, प्रक्षेप या प्रोजेक्टाइल का पथ दोस्तों प्रक्षेप्य वक्र कहलाता है। प्रक्षेप्य वह वस्तु है जिसे बल के प्रयोग द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा अथवा अंतरिक्ष में फेंका जाता है। और प्रक्षेप्य गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक ऊर्ध्वाधर तल में एक कर्व्ड पथ यानी वक्र पथ पर गति करता है, जिसको कि प्रक्षेप्य वक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? ऑप्शन है घूर्णन गति, चक्रण या घुमाव गति, प्रक्षेप्य गति या रूपांतरित गति। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, रूपांतरित गति। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेल की गति रूपांतरित गति या ट्रांसलेटरी का उदाहरण है। रूपांतरित गति में वस्तु के सभी भाग समान दिशा में और समान समय में एक समान वेग से समान दूरी तय करते हैं। रूपांतरित गति 2 प्रकार की होती है, एक तो सरल रेखीय गति जब गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, और वक्रीय गति यानी कर्विलीनियर मोशन जब गतिमान वस्तु एक वक्र रेखा में गति करती है, तो इसको वक्रीय रूपांतरित गति कहते हैं। तो रेल की गति दोस्तों रूपांतरित गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है
तो इस पर क्या असर पड़ता है? ऑप्शन है इसका त्वरण बढ़ता है, इसका त्वरण घटता है, इसका वेग परिवर्तित होता है या इसका वेग एक समान रहता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। दोस्तों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है, इससे गतिशील वस्तु की गति अपरिवर्तित रहती है, लेकिन उसकी दिशा लगातार परिवर्तित रहती है और दिशा बदलने से वस्तु के वेग में परिवर्तन होता रहता है, जबकि त्वरण शून्य रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तोप से एक गोला दागा जाता है, गोले की गति किस गति का उदाहरण है? तो सही उत्तर है दोस्तों, तोप से कोई गोला दागा जाता है तो उसकी गति प्रक्षेप्यगत यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण है। प्रक्षेप्यगत में वस्तु पर वलयाकार पथ का अनुगमन या अनुसरण करती है। जब तोप से गोला दागा जाता है तो वह धरातल से एक कोण बनाते हुए गति करता है, जिससे एक परवलयाकार पथ निर्मित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिया और प्रतिक्रिया, तो इसकी विशेषता क्या है एक्शन एंड रिएक्शन की? तो उत्तर है दोस्तों, क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के विपरीत लेकिन समान परिमाण वाले होते हैं। तो याद रखिएगा, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है और क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा समान मात्रा यानी समान परिमाण वाले होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, देखिए, अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासरण या विसरण? तो सही उत्तर है अपकेंद्रण। दोस्तों, वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर कार्य करती है और ये वो प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्री बल के बराबर लेकिन जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत होती है और ये केंद्र के बाहर की ओर इसकी दिशा होती है, अपकेंद्री बल कहलाती है। वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सभी अपकेंद्री बल सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोलक घड़ियां या पेंडुलम क्लॉक्स गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है दोस्तों, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं और इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण लोलक घड़ियां गर्मियों में स्लो हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड ये पृथ्वी पर पलायन वेग है। पलायन वेग का मान वो होता है कि वो न्यूनतम वेग जिससे यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और पृथ्वी पर वापस नहीं आए, उसे पलायन वेग कहते हैं। और पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब आइए देखते हैं दोस्तों ऊष्मा यानी हीट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है दोस्तों, यदि किसी बोतल में पानी भरा जाए, उसे जमा दिया जाए तो बोतल टूटने का कारण ये है कि पानी जमने पर फैलता है। दोस्तों, बोतल में भरा पानी जो द्रव अवस्था में होता है, जब बर्फ यानी ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है और बढ़े हुए आयतन के कारण बोतल की दीवारों पर आंतरिक दबाव बढ़ जाता है। जब ये आंतरिक दबाव एक सीमा से अधिक हो जाता है तो बोतल टूट जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी तापमान वाले पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है दोस्तों, वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा है वो जल से अधिक होती है, इसलिए वाष्प द्वारा जो उत्पन्न जलन होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस के जल से जलन से अधिक गंभीर होती है। जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में परिवर्तित होता है तो एक निश्चित ताप पर वह कुछ ऊष्मा अवशोषित करता है और कुछ ऊष्मा मुक्त करता है। किसी पदार्थ की प्रति इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ को लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 भौतिक अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं।
इसलिए गुप्त ऊष्मा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जल को गर्म करने पर वह वाष्प में परिवर्तित होता है तो उसके द्वारा ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, और गर्म वाष्प जब त्वचा के संपर्क में आती है तो पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होती है और वाष्पन के दौरान ग्रहण की गई ऊष्मा मुक्त करती है। जबकि उसी ताप के जल से त्वचा का संपर्क होने पर जल की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वाष्प यानी भाप की अपेक्षा जल से कम जलन का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पसीना मानव शरीर के लिए क्यों आवश्यक या सहायक होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, पसीना मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि शरीर से निकलने वाला पसीना दो प्रकार से शरीर का ताप नियंत्रित करता है। जब ये जल बिंदुओं के रूप में शरीर पर होता है तो गीलेपन के कारण त्वचा को ठंडक का अनुभव होता है, और जब ये शरीर से वाष्पित यानी इवेपोरेट होता है तो शरीर की कुछ ऊष्मा का अवशोषण करता है, जिससे शरीर का तापमान कम होता है। तो याद रखिएगा, पसीना यानी स्वेट मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से शरीर का ताप नियंत्रित करने में सहायक है। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखेंगे। देखिए, स्थिति एक है 100 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, 100 डिग्री आर्द्रता और 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, 20% आर्द्रता और 20 डिग्री सेल्सियस, और 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। तो सही उत्तर है, जब आर्द्रता कम और तापमान अधिक हो तो गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो ऑप्शन डी दोस्तों, अधिक तापमान के साथ साथ वायु में कम आर्द्रता होनी चाहिए तो गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तापमान जितना अधिक और आर्द्रता जितनी कम होगी, गीले कपड़े उतने ही जल्दी सूखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्दियों में प्रातःकाल लोहे और लकड़ी के टुकड़ों को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। देखिए दोस्तों, लोहा जो है वो ऊष्मा का सुचालक यानी गुड कंडक्टर है, जबकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। इसलिए सर्दियों में प्रातःकाल जब मौसम अधिक ठंडा होता है तो लोहा अधिक ताप का क्षय करके अधिक ठंडा हो जाता है, जबकि लकड़ी बहुत कम ताप का क्षय करती है, इसलिए लोहे की अपेक्षा वो कम ठंडी प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि जब नरम बिस्किट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वे कुरकुरे हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। इसी कारण नरम या सीले बिस्किट फ्रिज में रखने पर कुरकुरे हो जाते हैं। दोस्तों, आधुनिक फास्ट फ्री फ्रिजों में आर्द्रता नाशक प्रक्रिया के माध्यम से फ्रिज की अतिरिक्त आर्द्रता का अवशोषण कर लिया जाता है। बाद में ये आर्द्रता बर्फ में और बर्फ से जल में परिवर्तित होकर फ्रिज से बाहर निकल जाती है। इसलिए जब सीलन युक्त या नरम बिस्कुटों को फ्रिज में रखा जाता है तो उनकी नमी फ्रिज द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और वे कुरकुरे हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वचालित इंजनों में कौन सा पदार्थ हिम रोधी के रूप में मिलाया जाता है? तो सही उत्तर है, स्वचालित इंजनों में दोस्तों एथिलीन ग्लाइकाल का प्रयोग किया जाता है हिमरोधी के रूप में। दोस्तों, एंटी फ्रॉस्ट एजेंट जो है वो जल के साथ एथिलीन ग्लाइकाल को जब मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है, जिससे तापमान बहुत कम हो जाने पर भी इंजन में पानी नहीं जमता। और हिमरोधी के रूप में एथिलीन ग्लाइकाल का प्रयोग प्रायः ठंडे देशों में किया जाता है, ताकि बहुत कम तापमान में भी गाड़ियों का प्रचालन सुचारू रूप से किया जा सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो उत्तर है दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि सामान्य रूप से 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों देखिए, फ़ारेनहाइट तापमान में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन तापमान 309.9 केल्विन, और दोस्तों इसको 36.9 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। एक सामान्य स्वस्थ शरीर का तापमान 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता है। शरीर का तापमान 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो तो ये बुखार की स्थिति मानी जाती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है लेकिन हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, हमारा रक्त जो होता है वो वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसीलिए वायुमंडल के दबाव का हमारे ऊपर अनुभव नहीं होता है। और इस दाब को यानी रक्तचाप जो है वो उसको वायुमंडलीय दाब को संतुलित कर देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो सही उत्तर है, पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। इसका एक सूत्र है दोस्तों, जब जल में यानी पानी में अशुद्धि मिला दी जाती है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। देखिए, जब जल में सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है तो ये धनावेशित सोडियम आयनों और ऋणावेशित क्लोरीयम आयनों में क्लोरीन आयनों में टूट जाता है और प्रत्येक जल अणु एक डाइपोल होता है जिसमें एक ओर ऑक्सीजन और दूसरी ओर हाइड्रोजन होते हैं। सोडियम आयन ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन आयन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर सामान्य हाइड्रोजन बंध से अधिक शक्तिशाली आयन द्विध्रुव बंध का निर्माण करता है। इसलिए जल के अणुओं को वाष्प में बदलने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसके विपरीत जब नमक जल के बर्फ में बदलने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, हम 9वीं कक्षा से ही पढ़ रहे हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? तो सही उत्तर है, गर्मियों में दोस्तों अपने ऊपर वो पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। आप जानते हैं हल्के रंगों में प्राप्त होने वाली ऊष्मा का परावर्तन करने की क्षमता अधिक होती है, जबकि गहरे रंगों में प्राप्त होने वाली ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता होती है। इसलिए गर्मियों में सफ़ेद अथवा हल्के रंग के कपड़े पहनना आरामदायक होता है, क्योंकि ये सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं और इसके कारण शरीर को कम गर्मी का अनुभव होता है। इसके विपरीत सर्दियों में काले रंग अथवा अन्य गहरे रंग के कपड़े पहनना आरामदेह होता है, क्योंकि ये प्राप्त ऊष्मा का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेते हैं और शरीर को गर्मी का अनुभव होता है। अगला प्रश्न देखिए, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, यानी क्लाउडलेस रात की तुलना में दोस्तों जो क्लाउडी नाइट्स होते हैं वो अपेक्षाकृत गर्म होते हैं, क्योंकि बादल, तो देखिए बादल जो होते हैं ये पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, इसलिए यहाँ पर तापमान बढ़ा हुआ रहता है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि पृथ्वी दिन में सूर्य से ऊष्मा ग्रहण करती है, रात में वही ऊष्मा वातावरण में अवरक्त विकिरण के रूप में वापस विकिरित करती है। जब आकाश में बादल नहीं होते तो ये ऊष्मा वातावरण से बाहर निकल जाती है और पृथ्वी का तापमान सामान्य हो जाता है। लेकिन जब आकाश में बादल होते हैं तो वे पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और उसे वापस पृथ्वी पर परिवर्तित करते हैं, जिससे कि बादल युक्त रातों में जो है अधिक गर्म प्रतीत होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, परम शून्य तापमान क्या होता है? तो दोस्तों सैद्धांतिक रूप से वह न्यूनतम तापमान जिसके नीचे का तापमान संभव नहीं है। देखिए दोस्तों, परम शून्य ताप या जिसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर AZT कहा जाता है, ये कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये वो तापमान है जिसके नीचे का तापमान जो है, इसके नीचे न्यूनतम ताप संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सही है, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, तो ये सही नहीं है। और एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है, ये भी सही है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए ये आपका सही है और ये सही नहीं है, ये सही है, और दोनों वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही नहीं है, क्योंकि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित नहीं करते हैं।
एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति नियंत्रित करते हैं, लेकिन एयर कंडीशनर आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को नियंत्रित करता है, जबकि एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। इसीलिए जो उमस वाले दिन होते हैं उसमें एसी यानी एयर कंडीशनर काम करता है, लेकिन एयर कूलर काम नहीं करता है। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कारण क्या है? तो सही कारण है कि पानी अधिक ताप पर उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। दोस्तों, प्रेशर कुकर का ढक्कन अपनी विशेष बनावट के कारण कुकर को पूर्णतः बंद कर देता है, जिससे कुकर को गर्म करने पर उसमें उत्पन्न वाष्प कुकर से बाहर नहीं निकल पाती है। यह वाष्प कुकर के जल पर सामान्य वायु दाब से अधिक दबाव डालती है, जिससे जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर लगभग 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और इस प्रकार अधिक दबाव के कारण ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है, और इसी बढ़ी हुई ऊष्मा के कारण खाना जल्दी पक जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी अधिक ताप पर उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का दूसरा भाग था, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।